हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग डिजिट्स। माय नेम इज़ साइकत। आज मैं मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शंस पे जो रिवाइज्ड आरबीआई गाइडलाइंस आया है उस टॉपिक पे डिस्कस करूँगा। आई एज्यूम कि आपको बेसिक्स ऑफ मर्चेंटिंग ट्रेड ऑलरेडी पता है, फिर भी आप डेफिनेशन चेक कर लीजिए मेरा स्क्रीन पे। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सप्लायर और बायर दोनों ही आउटसाइड इंडिया पे होता है और गुड्स का मूवमेंट जो होता है वो इंडिया के बाहर का कोई भी कंट्री से और कोई थर्ड कंट्री में होता है। इंडिया पे गुड्स आता ही नहीं है, इंडिया पे सिर्फ ट्रेडर रहता है जो ओनली प्रॉफिट कमाता है। अभी मैं सीधा सर्कुलर पे चला जाता हूँ। ये आ गया सर्कुलर पे। यहाँ पे आप पॉइंट नंबर 1 पे जाइए। ये मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ से चालू करते हैं। For a trade to be classified as merchanting trade, goods acquired shall not enter the domestic tariff area। इसका मतलब वेरी सिंपल है कि इंडिया में गुड्स आएगा नहीं। और डोमेस्टिक टैरिफ एरिया मीन्स एन एरिया विद इन इंडिया दैट इज आउटसाइड द स्पेशल इकोनॉमिक जोन और ईओयू और ईएचटीपी और एसटीपी और बीटीपी। नाउ पॉइंट नंबर 2, considering that in some cases goods acquired may require certain specific processing value addition, the state of goods so acquired may be allowed transformation subject to the AD bank being satisfied with the documentary evidence and bona fides of the transaction. This is actually one of the major changes comparing to the previous circular. प्रीवियस सर्कुलर में क्या था कि गुड्स में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस अलाउड नहीं था, बट अभी ये आरबीआई अलाउ किया है प्रोवाइडेड एडी बैंक इज सेटिस्फाइड विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड बोनाफाइड ऑफ द ट्रांजैक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो गुड्स सप्लायर डिस्पैच कर रहा है और बायर को जो मिल रहा है उसमें अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन हो रहा है तो अभी ये मॉडिफिकेशन या चेंजेस अलाउड है। Now, next point. Point number 3. The MTT shall be undertaken for the goods that are permitted for exports or imports under the prevailing foreign trade policy of India as on the date of shipment. All rules, regulations and directions applicable to exports except EDF and import except bill of entry shall be complied with for the export leg and import leg respectively। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये वही गुड्स में आप मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे अलाउड है फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। पॉलिसी टू बी रेफर्ड एज ऑन द डेट ऑफ शिपमेंट। जिस दिन शिपमेंट हुआ है उस दिन तक अगर कोई गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए अलाउड है तो हम मर्चेंटिंग ट्रेड कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बाकी जो गाइडलाइंस है वो भी हमको फॉलो करना है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन अलाउड है कि बिल ऑफ एंट्री एंड शिपिंग बिल सबमिशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गुड्स इंडिया में आ ही नहीं रहा है, तो बिल ऑफ एंट्री एंड शिपिंग बिल बनेगा ही नहीं। ये हो गया पॉइंट नंबर 3। नाउ पॉइंट नंबर 4, एडी बैंक शैल satisfy itself with the bona fide of the transaction. Further, KYC and AML guidelines shall be scrupulously adhered to by the AD bank while handling such transactions। ये बहुत इजी सेंटेंस है, ये आप खुद ही समझ जाओगे, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत नहीं है। नाउ पॉइंट नंबर 5, एक सेकेंड। The entire merchanting trade is to be routed through the same AD bank. The AD bank shall verify the documents like invoice, packing list, transport documents and insurance document. If originals are not available, non-negotiable copies
duly authenticated by the bank handling documents may be taken and satisfy itself about the genuineness of the trade. The AD Bank may, if satisfied, rely on online verification of bill of lading airable on the website of International Maritime Bureau or airline web check facilities. However, the AD Bank shall ensure that the requisite details are made available, retrievable at the time of inspection, audit, investigation of the transaction. तो इसका मतलब है एक्सपोर्ट लेग, इंपोर्ट लेग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड बोथ लेग ऑफ पेमेंट्स सेम बैंक के थ्रू रूट होना है. ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई एक्सपोर्ट लेग का ट्रांजैक्शन ABC बैंक को दे रहा है और इंपोर्ट लेग का ट्रांजैक्शन XYZ बैंक को दे रहा है. ये अलाउड नहीं है यहाँ पे. और इसका रीज़न क्या है? AD बैंक शुड बी एबल टू चेक द जेन्युइननेस करेक्टली. दे शुड बी एबल टू टैली बोथ लेग ऑफ ट्रांजैक्शन कि गुड डिस्क्रिप्शन सेम है, टोटल टेनर ऑफ मर्चेंटिंग ट्रेड कंप्लाई हो रहा है कि नहीं, देन ट्रेडर का प्रॉफिट मार्जिन सही बन रहा है कि नहीं. और फिर वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गुड्स इंडिया में नहीं आ रहा है या फिर इंडिया से नहीं जा रहा है. सो कोई भी कस्टम्स प्रूफ यहाँ पे नहीं मिलेगा जिससे ये प्रूफ हो पाए कि गुड्स जेन्युइनली मूवमेंट हो रहा है. Now point number 6. The entire merchanting trade shall be completed within an overall period of 9 months and there shall not be any outlay of foreign exchange beyond 4 months. The commencement date of merchanting trade shall be the date of shipment, export leg receipt or import leg payment, whichever is first. The completion date shall be the date of shipment, export leg receipt or import leg payment, whichever is last. ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली. यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है. इसका मतलब है कि मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन पे बोथ लेग इंक्लूडिंग पेमेंट एंड शिपमेंट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लेग 9 मंथ्स के अंदर कंप्लीट होना है. और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आउटले 4 मंथ्स के अंदर होना है. अब आउटले क्या है? जब ट्रेडर इंपोर्ट पेमेंट पहले करता है बिफोर रिसीविंग एक्सपोर्ट पेमेंट, इंडिया इज आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फंड, तो इसको यहाँ पे आउटले रेफर कर रहा है. इस सिनेरियो पे क्या होता है? विद इन 4 मंथ्स एक्सपोर्ट पेमेंट इंडिया पे वापस आना है. तो पहले अगर इंपोर्ट पेमेंट करेगा तो एक्सपोर्ट पेमेंट विद इन 4 मंथ्स वापस आना है. पहले अगर एक्सपोर्ट लेग का पेमेंट आता है ट्रेडर के पास तो 9 मंथ्स का टाइम है इंपोर्ट पेमेंट या फिर इंपोर्ट शिपमेंट कंप्लीट करने के लिए. बट अगर पहले इंपोर्ट पेमेंट करता है तो उस केस में भी 9 मंथ्स का टाइम है एक्सपोर्ट शिपमेंट कंप्लीट करने के लिए. बट एक्सपोर्ट पेमेंट विद इन 4 मंथ्स इंडिया पे वापस आना है. ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर ट्रेडर एक्सपोर्ट एडवांस पेमेंट रिसीव करता है विद इन 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोर्ट पेमेंट एंड ट्रेडर के पास अनदर 5 मंथ्स टाइम है शिपमेंट करने के लिए, तो ये 9 मंथ्स कंप्लीट हो रहा है. तो ये पॉइंट हो गया. पॉइंट नंबर 7. शॉर्ट टर्म क्रेडिट either by the way of supplier credit or buyer's credit may be extended for merchanting trade to the extent not backed by advance remittance for the import leg, including the discounting of export leg LC by AD Bank, as in the case of import transaction. However, letter of undertaking or letter of comfort shall not be issued for suppliers or buyer's credit. इसका मतलब ये है कि कस्टमर बायर्स क्रेडिट और सप्लायर्स क्रेडिट ले सकता है फॉर इंपोर्ट लेग ऑफ पेमेंट. इन मर्चेंटिंग ट्रेड प्रोवाइडेड एडवांस पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट लेग नहीं मिला है या फिर एक्सपोर्ट लेग का डिस्काउंटिंग नहीं हुआ है. आइडिया एक्चुअली इज टू स्टॉप डबल फिनेंसिंग. अगर एक्सपोर्ट लेग का पेमेंट ट्रेडर को मिल चुका है तो उस फंड से ही इंपोर्ट पेमेंट करेगा ट्रेडर ऑब्वियसली. फर्दर लोन इन द वे ऑफ बायर्स क्रेडिट और सप्लायर्स क्रेडिट का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा. एंड जो लास्ट लाइन है LOU और LOC
फॉर बायस क्रेडिट हैज़ बीन बैंड बाय आरबीआई. सो हम ये तो इशू आजकल करते ही नहीं है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, any receipts for the export leg prior to the payment of import leg may be parked either in EFC account or in an interest bearing INR account till the import leg liability arises. It shall be strictly earmarked lien marked for the payment of import leg, and the liability of the import leg as soon as it arises shall be extinguished out of these funds without any delay. If such receipts are kept in interest bearing INR account, hedging thereof may be allowed by the AD Bank at the request of its customer as per extant regulations. No non-fund based facility shall be extended against these balances. तो मतलब अगर एक्सपोर्ट लेग का पेमेंट पहले आता है तो वो ईएफसी में या फिर एनी अदर इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट पे ईयरमार्क करके रखना है फॉर मेकिंग इंपोर्ट पेमेंट. कस्टमर ये फंड कोई और चीज़ में यूज़ नहीं कर सकता है. अगर फंड इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट में है तो उसके अगेंस्ट में हेजिंग भी कर सकता है. और लास्ट लाइन क्या था आपका, ये जो फंड कस्टमर को रिसीव हो रहा है ईएफसी में है या कहीं भी ईयरमार्क करके रखा हुआ है तो उसके अगेंस्ट में कोई क्रेडिट फैसिलिटीज अलाउड नहीं है. नाउ पॉइंट नंबर 9. In case of discounting of export leg where payment for import leg is still to be made even if partially, the proceeds shall be utilized in the manner prescribed at point number 7 above. मतलब डिस्काउंटेड प्रोसीड्स लीन मार्क करके रखना है फॉर मेकिंग इंपोर्ट पेमेंट, जो ऊपर बताया, क्योंकि डिस्काउंटिंग प्रोसीड्स विल बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट पेमेंट हियर. Now point number 10. Payment for import leg may also be allowed to be made out of the balance in EFC account of the merchant trader. मतलब इम्पोर्ट पेमेंट अलाउड है फ्रॉम EFC बैलेंस. अगर इम्पोर्ट लेग पेमेंट पहले करना है तभी ये एप्लीकेबल होगा. अदरवाइज एक्सपोर्ट प्रोसीड्स अगर पहले आएगा तो वो ऑलरेडी लीन मार्क रहेगा इम्पोर्ट पेमेंट करने के लिए. नाउ पॉइंट नंबर 11 is merchanting trader may be allowed to make advance payment for the import leg on demand made by overseas supplier in case where inward remittance from the overseas buyer is not received before outward remittance to the overseas supplier. AD Bank may handle such transactions based on its commercial judgment. It may, however, be ensured that any such advance payment for an import leg beyond USD 5 lakhs per transaction shall be made against bank guarantee or an unconditional irrevocable standby letter of credit from an international bank of repute. Overall, prudential limits on allowing such advance payment by a customer may be fixed by AD banks. इसका मतलब है मर्चेंटिंग ट्रेड पे इंपोर्ट एडवांस पेमेंट कर सकता है इवन इफ एक्सपोर्ट लेग का पेमेंट नहीं मिला है. एंड कैपिंग इज अप टू 5 lakhs. बियॉन्ड 5 lakhs इट हैज़ टू बी बैक्ड बाय ए बीजी और SBLC. और बट ये चीज़ ध्यान रखिए, नॉर्मल जो इंपोर्ट पेमेंट का RBI गाइडलाइंस है वहाँ पे एडवांस पेमेंट का कैपिंग है 2 lakhs USD, यहाँ पे वो 5 lakhs है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, letter of credit to the supplier for import leg is permitted against confirmed export order, keeping in view the foreign exchange outlay of 4 months and completion of the MTT within 9 months and subject to compliance with the instructions issued by Department of Banking Regulations on guarantees and co-acceptances as amended from time to time. ये क्या बोल रहा है, कस्टमर इंपोर्ट LC ओपन कर सकता है, इसका मतलब यही है मर्चेंटिंग ट्रेड में,
प्रोवाइडेड हमको मेन चीज़ जो ध्यान रखना है, एमटीटी परमिटेड टेनर जो है वो ब्रीच नहीं हो रहा है एंड कस्टमर के पास कंफर्म्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर भी सबमिट कर रहा है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एडी बैंक shall ensure 1-to-1 matching in case of each MTT and report defaults in any leg by traders to the concerned regional office of the RBI on half yearly basis in the format as annexed within 15 days from the close of each half year, that is June and December. तो ये पॉइंट एक्चुअली रिपोर्टिंग के लिए है. तो यहाँ पे हमारा जो मर्चेंटिंग ट्रेड का रिपोर्टिंग होता है हाफ ईयरली बेसिस में होता है, और ये कब कब रिपोर्टिंग करना ही दिया है, जून में एंड दिसंबर में रिपोर्टिंग होता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मर्चेंटिंग ट्रेडर्स with outstanding of 5% or more of their annual export earnings shall be liable for caution listing. यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग केसेस रेफर कर रहा है ये ओनली डिफॉल्टेड केसेस है जहाँ पे टेनर ब्रीच हो गया है. सो अगर कोई ट्रेडर का डिफॉल्टेड आउटस्टैंडिंग अमाउंट 5% और 5% से ज़्यादा है तो वो ट्रेडर कॉशन लिस्ट पे चला जाएगा. Now, next point, the merchanting traders shall be genuine traders of goods and not mere financial intermediaries. Confirmed order must be received by them from the overseas buyer. AD Bank shall satisfy themselves about the capabilities of the merchanting trader to perform the obligations under the order. The merchanting trade shall result in profit which shall be determined by subtracting import payments and related expenses from export proceeds for the specific merchanting trade transaction. यहाँ पे बोल रहा है कि merchanting traders has to be a genuine traders and AD Bank should satisfy themselves कि जो ट्रेडर है वो merchanting trade परफॉर्म करने के लिए केपेबल है, एंड ये भी चेक करना है कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन प्रॉफिटेबल है. ये कैसे चेक होगा, एक्सपोर्ट लेग का वैल्यू इंपोर्ट लेग से ज़्यादा होना पड़ेगा तभी ये प्रॉफिटेबल होगा. ये हमको इनवॉइस से पता लग जाएगा. एंड ट्रांजैक्शन पे अगर और कोई चार्जेस है लाइक फ्रेट चार्जेस, कमीशन पेमेंट एक्सेट्रा, वो भी हमको इंपोर्ट वैल्यू के साथ ऐड करके जब हम एक्सपोर्ट वैल्यू से डिडक्ट करेगा तब अगर प्रॉफिटेबल बन रहा है तो हमको ये प्रॉफिटेबल होगा ट्रांजैक्शन. ये सब चीज़ हमको चेक करना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, राइट ऑफ अनरियलाइज्ड अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट लेग. एडी बैंक में राइट ऑफ द अनरियलाइज्ड अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट लेग विदाउट एनी सीलिंग ऑन द रिक्वेस्ट मेड बाय मर्चेंटिंग ट्रेडर इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस. ये क्या बोल रहा है कि कोई डिफॉल्टेड केस है जहाँ पे ट्रेडर ने इंपोर्ट पेमेंट कर दिया है बट एक्सपोर्ट पेमेंट नहीं मिला है, तो एडी बैंक के पास राइट ऑफ करने का पावर है विदाउट एनी सीलिंग, प्रोवाइडेड ये जो कंडीशंस नीचे दिया है डिफॉल्ट का रीजंस इसमें फॉल हो रहा है. तो आप रीजंस पढ़ लीजिए, मैं भी रीड आउट करता हूँ. The MTT buyer has been declared insolvent and a certificate from the official liquidator specifying that there is no possibility of recovery of export proceeds has been produced. The goods exported have been auctioned or destroyed by port, customs or health authorities in the importing country and a certificate to the effect has been produced. Point number C, the unrealized amount of the export leg represents the balance due in a case settled through the intervention of the Indian Embassy, Foreign Chamber of Commerce or similar organization. Now, provided the MTT is in adherence to all other provisions except the delays in timelines either for the outlay or completion period of MTT or both, attributed to reasons mentioned at A, B and C above.
मतलब एमटीटी का बाकी जो रूल्स है एक्सेप्ट टेनर, वो सारा रूल्स अगर फॉलो हो रहा है एंड ये पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, तभी ये राइट ऑफ के लिए एलिजिबल होगा. नाउ नेक्स्ट, in addition to above, right of as at point number 1 shall be subject to following conditions. AD Bank shall satisfy itself with the bona fide of the transaction and ensure that there are no KYC concerns. यहाँ पे बोल रहा है कि राइट ऑफ का जो कंडीशंस है ये सब बोल रहा है. ये बेसिकली कंप्लायंस रिलेटेड एंगल्स है, तो बाकी भी पढ़ लेता हूँ. द ट्रांजैक्शन शैल नॉट बी अंडर इन्वेस्टिगेशन अंडर फेमा बाई एनी ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज. द काउंटर पार्टी टू द मर्चेंटिंग ट्रेडर इज नॉट फॉर्म अ कंट्री और jurisdiction in the updated FATF public statement on high risk and non-cooperative jurisdiction on which FATF has called for countermeasures. ये सभी नॉर्मल है जो कॉम्प्लायंस रिलेटेड चेक पॉइंट्स है, तो ये इसमें समझाने का कुछ है नहीं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है. पॉइंट नंबर 5 जो दिया है, थर्ड पार्टी पेमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट लेग्स ऑफ एमटीटी आर नॉट अलाउड. कि मर्चेंटिंग ट्रेड पे थर्ड पार्टी पेमेंट्स अलाउ नहीं है. ट्रेडर ओनली सप्लायर को ही इंपोर्ट पेमेंट कर सकता है एंड एक्सपोर्ट पेमेंट ओनली बायर से ही रिसीव कर सकता है. तो कोई और पार्टी से पेमेंट आए या कोई और पार्टी को पेमेंट अगर कर रहा है तो वो अलाउड नहीं है कुछ भी रीज़न के लिए. ठीक है, ये एक्चुअली पहले वाला सर्कुलर में क्लियरली मेंशन नहीं था. बहुत सारा एडी कॉन्फ्रेंस पे क्वेश्चन किया गया था, उसके बाद आरबीआई ने ये सर्कुलर पे ये पॉइंट डाल दिया है. Now point number 6, agency commission is not allowed in MTT. However, AD banks may allow payments of agency commission up to a reasonable extent by way of outward remittance under exceptional circumstances subject to the following conditions. Conditions क्या है? MTT has been completed in all respects. The payment of agency commission shall not result in the MTT ending into a loss. The merchanting trader shall make a specific request to the AD bank in this regard. तो इसका मतलब है नॉर्मल सिनेरियो में एजेंसी कमीशन अलाउड नहीं है, एजेंसी कमीशन का पेमेंट करना. बट एक्सेप्शनल केसेस पे एडी बैंक एजेंसी पेमेंट कमीशन पेमेंट अलाउ कर सकता है अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हो रहा है. एमटीटी साइकिल कंप्लीट होने के बाद ही ये पेमेंट कर सकता है. मतलब एक्सपोर्ट पेमेंट, इंपोर्ट पेमेंट, देन बोथ लेग का शिपमेंट सब कंप्लीट हो गया, उसके बाद ही ट्रेडर रिक्वेस्ट देगा बैंक को फॉर मेकिंग कमीशन पेमेंट्स. एंड एडी बैंक ये भी असेस करेगा कि आफ्टर मेकिंग कमीशन पेमेंट ऑल्सो ओवरऑल ट्रांजैक्शन ट्रेडर के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, तभी वो पेमेंट करेगा. एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ऑफकोर्स एडी बैंक सेटिस्फाई रहेगा, तभी वो पेमेंट करेगा. नाउ पॉइंट नंबर 7, एडी बैंक में अप्रोच रीजनल ऑफिस consent of the Reserve Bank for regularization of MTT for deviation, if any, from the prescribed guidelines, and the MTT shall be closed only after receiving approval from the RO concerned of the Reserve Bank. ये पॉइंट है आपका मर्चेंटिंग ट्रेड नहीं, यहाँ पे मतलब कोई भी डेविएशन है इस गाइडलाइंस पे, इस जो ऊपर हम गाइडलाइन सारा पढ़ा, सारा पॉइंट्स, उसके हिसाब से कोई भी अगर डेविएशन हो रहा है तो वो ट्रांजैक्शन आरबीआई अप्रूवल के पास जाएगा. आरबीआई अप्रूवल के लिए ये कहाँ पे करना पड़ेगा दिया हुआ है, आरबीआई अप्रूवल लेके ही वो बैंक वो ट्रांजैक्शन क्लोज कर सकते हैं. अगर नहीं आएगा आरबीआई अप्रूवल तो ट्रांजैक्शन आउटस्टैंडिंग रहेगा, कस्टमर को पेमेंट सेटल भी नहीं करेगा. नाउ पॉइंट नंबर 8, reporting of merchanting trade transactions under features shall be done on gross basis against the under mentioned codes. नीचे पर्पस कोड्स दिया हुआ है.
ये पॉइंट है आपका मर्चेंटिंग ट्रेड रिपोर्टिंग के लिए, और ये पर्पस को चेक कर लीजिए, इसमें कुछ है नहीं। नाउ पॉइंट नंबर 9 एंड 10 में कुछ एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ लीजिए। ये 2 पॉइंट्स पे तो कुछ भी नहीं है, तो मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, और मुझसे कोई भूल हो गया है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं अपना नॉलेज को करेक्ट कर पाऊँ। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।